ओम साई राम। दोस्तों, आपका अपने चैनल नर्सिंग क्राइटेरिया में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देख रहे हैं नर्सिंग केयर प्लान और एपिस्टैक्सिस, यानी कि नोज़ ब्लीडिंग। जब नाक से ब्लीडिंग होती है उस कंडीशन को हम एपिस्टैक्सिस बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो इसके लिए नर्सिंग केयर प्लान आप कैसे बनाओगे, यानी कि आप नर्सिंग केयर प्लान में हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस मेन आता है और नर्सिंग प्रोसेस जो हम फॉर्मेट बनाते हैं वो मेन होता है। इसमें फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप समझ लोगे। जो बच्चे बनाते रहते हैं नर्सिंग केयर प्लान, आपको वही अपना नर्सिंग प्रोसेस का फॉर्मेट यूज़ करना है और इस टाइप से बनाना है। अब देखो, पहला डायग्नोस तो ब्लीडिंग का ही है कि इसमें ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग जो नाक से ब्लीडिंग होती है उसका क्या क्या कारण हो सकता है। उसके बाद जब हम लिखते हैं कि रिस्क फॉर ब्लीडिंग रिलेटेड टू, तो वो हाई बीपी की वजह से भी हो सकता है और आपका स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग भी हो सकती है, या गर्मी बहुत होती है जब हीट में भी, और यानी कि ड्राई म्यूकोसा अगर है तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। ये सारे इसके जो है कारण है। तो असेसमेंट में सबसे पहले असेसमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। हम वैसे पेशेंट से पूछते हैं, उसको सब्जेक्टिव डाटा कहते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव डाटा होता है वो हम ऑब्जर्व करते हैं कि किस कारण से ये ब्लीडिंग हो रही है। तो इसमें डिटेल्स में ये चीज़ें लिखी हैं कि ब्लीडिंग जो है वो स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। पेशेंट बोल सकता है कि मेरे नाक से ब्लीडिंग हो रही है, हम ऑब्जर्व करिए नोज ब्लीडिंग हो रहा है, वो आउटकम। इसमें सिर्फ असेसमेंट में सिंपली बातें बताइए कि इन इन कारण से हो सकती है। हाई बीपी, किसी का बहुत बीपी हाई है, शूट कर गया, तो उसके वजह से भी नोज ब्लीड हो जाता है। और ड्राई म्यूकोसा अगर किसी का है तो उसकी वजह से भी बाद में फिर ब्लीड हो सकता है। अगर जैसे कि गर्मियों में पंखा फ़ैन चलाते हैं हम, तो हमारा जो नोज़ है आप देखोगे ड्राई ड्राई से रहता है और उसकी वजह से फिर ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार हमारे नोज़ से ना ब्लीड आने लगता है, बट नोज़ जो होता है वो ड्राई होता है। तो ये भी एक कारण बनता है। फिर इसमें जो नर्सिंग डायग्नोस प्रॉपर आप बनाओगे वो इस टाइप से बनाओगे। ये नर्सिंग डायग्नोस हमारा पहला चीज़ आता है, रिस्क फॉर ब्लीडिंग रिलेटेड टू फ्रेजाइल नेजल वेसल एंड हाइपरटेंशन, यानी ये एक रीजंस हैं जिसकी वजह से, फ्रेजाइल का मतलब होता है कमज़ोर, वीक। ओके, तो ये एक रीजंस हैं, हाइपरटेंशन और फ्रेजाइल नेजल वेसल्स, जो कि ब्लीडिंग कर सकते हैं। हमारा गोल क्या रहेगा, यही गोल है कि स्टॉप करना है ब्लीडिंग को, टू कंट्रोल ब्लीडिंग एंड मेंटेन हीमोडाइनमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, यानी हीमो स्टेबिलिटी करना है हमें, हीमोडाइनमिक स्टेबल करना है, जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग वगैरह ना हो पेशेंट को। इंटरवेंशन हम इसमें, यानी कि प्लान हमारा क्या क्या रहने वाला है, ठीक है, क्या क्या प्लान करें जिसकी वजह से ये चीज़ें ना हो। तो मॉनिटर करेंगे पहले तो वाइटल साइंस, हर 2 घंटे। वाइटल साइंस क्यों ज़रूरी है कि पेशेंट का बीपी तो नहीं बढ़ रहा है कहीं। और अप्लाई प्रेशर टू द नोज, यूज़ कोल्ड कंप्रेशन, ये भी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने की चीज़ें हैं सारी की सारी। और नेज़ल वैसो कंस्ट्रिक्टर एज प्रिस्क्राइब, तो वैसो कंस्ट्रिक्टर्स यानी इसमें ड्रॉप्स, नेज़ल ड्रॉप होते हैं, वो दिए जा सकते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं होती। तो वो क्या करती है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर यानी वेसल्स को, जो नलियाँ हैं हमारे नोज़ में अंदर जाके, वो वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे। कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से ब्लीडिंग नहीं होगी, तंग करेंगे यानी कि ब्लीडिंग रोकने के लिए। उसके बाद इम्प्लीमेंट क्या चीज़ें हम करते हैं, तो यही जो चीज़ें हमने ऊपर फॉलो करी हैं इनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि बीपी और हार्ट रेट को मॉनिटर करना है आपको, नोज़ को पिंच करना है 10 मिनट के लिए। ये 10 मिनट तक आपको ये चीज़ करनी है, इसकी वजह से एक प्रेशर बनता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। और यही जो फार्मूला होता है 10 मिनट्स का, ये अप्लाई होता है अदर भी एरिया में। अगर ब्लीडिंग अगर हो रही, मान लो हाथ में कट लग गया, ज़्यादा गहरा कट लग गया, तो भी यही वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। समझ गए, 10 मिनट तक आपको प्रेस करके रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कोल्ड कंप्रेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अप्लाइड, यहाँ पर हमने सब चीज़ें जो है वो डन कर रहे हैं। हम इम्प्लीमेंटेशन में हम अपने सारे ही प्लान को डन कर रहे हैं। देखो, मॉनिटर्ड लिख दिया, यहाँ पे पिंच्ड लिख दिया, अप्लाइड, यानी ये चीज़ें हो चुकी हैं। इस तरह से ही हमको लिखना होता है। और वो फॉर्मेट बनाना बिल्कुल मत भूलना। ये मैंने लंबे दाव में ऐसे करके बना दिया है, आप इसको इस टाइप से बनाओगे, क्या बोलते हैं इसे, वर्टिकल लाइंस लगाना, इस तरह से बनाना फ्रेंड्स। और मेडिसिन गिवन, यानी जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन थी वैसो कंस्ट्रिक्टिव वो गिवन हो चुके हैं, दे चुके हैं पेशेंट को। इवैल्यूएशन में हमने देखा कि ब्लीडिंग कंट्रोल्ड है और कोई फर्दर ब्लीडिंग अब नहीं है, पेशेंट हमारा स्टेबल है। एक डायग्नोस आपका होगा एपिस्टैक्स, अच्छा है ना, ये बहुत अच्छे। और आप फॉर्मेट अपना बनाते रहना, लेकिन जो मेन चीज़ है वो तो यही है ना, एग्जाम में तो इसी तरह से लिखना होता है हमें। अब देखो, दूसरा डायग्नोस एंग्जाइटी का आता है। तो इसमें जो है पहला असेसमेंट हम देखते हैं, पेशेंट अपीयरेंस, इसमें एंग्जियस हो सकती है, ठीक
ठीक है। वही सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा लिखोगे, सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट आपको बताएगा, ऑब्जेक्टिव डाटा हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल पर्सोनल जो भी है वो ऑब्जर्व करते हैं। पेशेंट घबराया हुआ आपको दिखेगा, कंप्लेंट करेगा कि भाई डर जाएगा। कई लोगों को नहीं पता होता है, तो भाई ये नाक से कैसे खून आ गया, डर जाएंगे वो कि मुझे क्या हो गया, और वो रेस्टलेसनेस हो जाएंगे, घबरा जाएंगे बहुत बुरी तरह से, यानी कि बेचैनी उनको होने लगेगी। तो हमारा फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोस इसका बन रहा है, सेकंड वाला सॉरी, क्या है, एंग्जाइटी रिलेटेड टू अनएक्सपेक्टेड नेजल ब्लीड, यानी सोचा ही नहीं था, अचानक से ऐसे कैसे ब्लीड हो गया, है ना, एंग्जाइटी हो गई। अभी हमारा गोल तो ये है कि कम करनी एंग्जाइटी। टू रिड्यूस एंग्जाइटी, हेल्प द पेशेंट फील काम एंड सिक्योर, कि भाई मैं ठीक हूँ, वो रिलैक्स फील करें, उसकी एंग्जाइटी को कम करना, यही हमारा मेन गोल है। फिर फ्रेंड्स इंटरवेंशन, यानी हम प्लान क्या करेंगे। अब हमारी प्लानिंग चल रही है कि अब कैसे कैसे उसको काम और एंग्जाइटी फ्री हम करें। प्रोवाइड काम एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन द कंडीशन एंड ट्रीटमेंट, उसको बताओ कि भाई आपको ऐसे ऐसे करके इस वजह से ब्लीडिंग हो गई है, ठीक हो जाएगा, ट्रीटमेंट दे दिया है, कोई घबराने की बात नहीं है। उसको डीप ब्रीदिंग के लिए बोलेंगे, इससे भी रिलैक्सेशन टेक्निक होती है डीप ब्रीदिंग। आप खुद भी ये चीज़ करते हो तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है और एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है और रिलैक्स फील होता है। स्टे विद पेशेंट ड्यूरिंग एक्टिव ब्लीडिंग, अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है तो पेशेंट के साथ ही आपको रहना है, उसको छोड़कर इधर उधर नहीं जाना है। अब हम प्लान जो भी हमने किया उसको हम करेंगे यहाँ पर डन, यानी उसको एक्शन में लाएंगे। एनवायरनमेंट मेड काम, बना दिया एनवायरनमेंट, उसको काम दे दिया। कंडीशन एक्सप्लेन्ड, जो भी प्रॉब्लम थी एक्सप्लेन कर दी। सपोर्ट प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली, सपोर्ट भी हमने पेशेंट को दे दिया, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दे दिया, है ना, यानी पेशेंट के साथ हम हैं। इवैल्यूएशन में हमने देखा, यानी आउटकम हमारा जो निकला उसे हम इवैल्यूएशन बोलते हैं। ये रिजल्ट है कि एंग्जाइटी लेवल हमारा पेशेंट का रिड्यूस हो गया, पेशेंट रिमेन काम एंड कोऑपरेटिव, अब पेशेंट काम है और हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है, यानी जो हम उसको समझा रहे हैं वो समझ रहा है, फॉलो कर रहा है। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस। सो नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस, रिस्क फॉर एस्पिरेशन। फर्स्ट है इसमें असेसमेंट, सेम वही चीज़, असेसमेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा। अब डिटेल में देखिए, कॉन्टिन्यूस नेजल ब्लीडिंग असेस कर रहे हैं हम। असेसमेंट में आपको ये मिल सकता है कि ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड ट्रिकलिंग बैक ऑफ द थ्रोट पॉसिबल, जो ब्लड है वो नाक से आ रहा है वो वापस थ्रोट में जा सकता है, ठीक है, वापस गले में जा सकता है, और ये एस्पिरेशन का रिस्क बन सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा डायग्नोस, तो ये डायग्नोस है हमारा रिस्क और एस्पिरेशन रिलेटेड टू पोस्टीरियर नेजल ब्लीड। तो एस्पिरेट पेशेंट कर सकता है अगर पोस्टीरियर नेजल ब्लीड, यानी पीछे की तरफ अगर नेजल ब्लीड हो। ओके, इसलिए कहते हैं कि जब नाक से खून आता है, कई बार हम ऐसे लिटा देते हैं पेशेंट को, तो वो जो चीज़ होती है ना वो सही नहीं होती है, उससे एस्पिरेट करने का रिस्क बन सकता है और पेशेंट को फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मतलब कुछ भी, पेशेंट चोक कर सकता है, कुछ भी हो सकता है इस कंडीशन में। इसलिए आगे की तरफ हेड जो हमारा नेक है उसे आगे की तरफ बेंड करते हैं और नाक को बंद कर देते हैं, पिंच कर देते हैं, नोज़ को पिंच करना, ये एक राइट टेक्निक हम मानते हैं मेडिकल में। गोल हमारा है प्रिवेंट एस्पिरेशन एंड मेंटेन एयरवे, हमारा एयरवे जो है क्लियर रहना चाहिए। क्लियर एयरवे के लिए इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बार बार एस्पिरेशन की बात आ रही है, इसलिए हमें एयरवे को क्लियर रखना है। एस्पिरेशन को प्रिवेंट करना है जब भी एपिस्टैक्सिस जैसी प्रॉब्लम आपको किसी भी पेशेंट में देखने को मिले। तो हमारा प्लान क्या है, अब यहाँ पे इंटरवेंशन क्या है हमारा, तो पोजीशन पेशेंट लीन फॉरवर्ड, यानी आगे की तरफ। अगर पेशेंट हमारा ये है, ठीक है, यहाँ पर बनाती हूँ, मान लो ये हमारा पेशेंट है अगर, और ये इस तरह से बैठा हुआ है, ये इसके हाथ है, तो इसका जो सिर है वो आपको आगे की तरफ लाना है, लीन फॉरवर्ड। ये सिर है, इसको आगे की तरफ लाना है, मूवमेंट, हेड की जो मूवमेंट है वो आगे की तरफ होगी, ठीक है। ड्राइंग तो मुझसे हो नहीं रही है यहाँ पे। एजुकेट नॉट टू स्वैलो ब्लड, ब्लड को स्वैलो नहीं करना है, मना कर देना है पेशेंट को, ऐसा काम नहीं आपको करना है। सक्शन कर सकते हैं यहाँ पे अगर ज़रूरत है, सक्शन मशीन होती है उसके द्वारा सक करके ब्लड को रिमूव कर सकते हो, सक कर सकते हो उसमें। मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन, साथ साथ आपको ये देखते रहना है क्योंकि इनमें कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। अगर पेशेंट को एपिस्टैक्सिस की प्रॉब्लम है, अगर वो स्वैलो कर रहा है, एस्पिरेशन की चीज़ प्रॉब्लम हो रही है, तो पेशेंट का सैचुरेशन भी कम हो सकता है और रेस्पिरेटरी रेट में भी फ़र्क आ सकता है। इम्प्लीमेंटेशन में यही इन्हीं चीज़ों को हम
डन कर देते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको। तो पेशेंट पोजीशन फॉरवर्डेड, इंस्ट्रक्ट टू स्पिट ब्लड यानी थूकना, एयरवे मॉनिटर्ड। यहाँ पर हमने सारी चीज़ें जो प्लान में लाए थे वो एक्शन में उन चीज़ों को हम ले आए। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन, हमारा आउटकम क्या निकला। तो अभी हमें आउटकम में दिख रहा है कि भाई नो साइन ऑफ एस्पिरेशन, एयरवे रिमेन क्लियर है हमारा एयरवे पेशेंट का, और नॉर्मल ब्रीदिंग पेशेंट ले रहा है। ओके, ये हो गया लास्ट डायग्नोसिस। सो एपिस्टैक्सिस का नर्सिंग डायग्नोसिस आज मैंने एक्सप्लेन करे हैं आपको, और इनको फॉर्मेट में प्रॉपर बनाना है आपको, इस तरह से मत बनाना। आप वर्टिकल जो लाइन होती है इस तरह से बनाते हैं ना, इस तरह की लाइंस में आपको बनाना है। फिर आपको यहाँ पे असेसमेंट लिखना है इधर, फिर डायग्नोसिस, फिर गोल, फिर इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, इस टाइप से दोस्तों आप बनाओगे। ठीक है, तो शॉर्ट में थोड़ा वीडियो मैंने बनाने की कोशिश करी, बिकॉज मैं हर वीडियो में कंप्लीट नर्सिंग डायग्नोस एक्सप्लेन करती हूँ। आपको पता है पूरा ही फॉर्मेट, जिसमें पेशेंट का नाम होता है, पास्ट मेडिकल, सर्जिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जाम, सब कुछ ही होता है। लेकिन मैंने सोचा कि हर बार इतना इतना क्या दिखाना, जो मेन हमारा पॉइंट होता है वो तो नर्सिंग डायग्नोस का होता है, बाकी तो आप बना ही लोगे ना। इसके अलावा फुल फॉर्मेट की एपिस्टैक्सिस की वीडियो भी हमारे चैनल में पड़ी हुई है, आपको मिल जाएगी। आपको मैं जो लास्ट में हम एंड स्क्रीन लगाते हैं, इधर लगाते हैं एंड स्क्रीन, वो वहाँ पर मैं आपको लगा के दे दूँगी, वहाँ पे आप चेक कर लेना। ओके फ्रेंड्स, और अपने जो भी ज़रूरत के आपके टॉपिक्स हैं प्लीज़ कमेंट आप करते रहो, मैं अपलोड कर दूँगी जैसे ही मुझे टाइम लगता है। ओके बाय, थैंक यू।